मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज बीए पार्ट सेकंड की क्लास में हम लोग राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम लोग अपनी क्लास में भारतीय संविधान में दिए हुए मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उन तत्वों के बारे में पढ़ेंगे जो राज्य के लिए कुछ निर्देशों को देते हैं। हालांकि ये निर्देश जो हैं ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें राज्य के द्वारा नीति बनाए जाते समय ध्यान में रखने के लिए माना गया है। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। इनका प्रावधान भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्थापित करने के लिए किया गया है, यानी राज्य में उचित और समान सामाजिक आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। इसके लिए कुछ बातें या निदेशक तत्व संविधान में जोड़े गए हैं। एक तरह से हम कहें ये राज्य के कार्यशैली के लिए नैतिकता के सूत्र है। विश्व के अन्य देशों में सामान्य तौर पर ये नहीं है, लेकिन आयरलैंड के संविधान में ये है और भारत ने आयरलैंड से इसको लिया है और ये भारत के संविधान की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। हम देखते हैं इसका अर्थ क्या है और इसका स्वरूप क्या है। भारतीय संविधान में जो नीति निदेशक तत्व है ये भारतीय राज्य के सम्मुख कुछ आदर्शों को उपस्थित करते हैं। इनके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में भारत के नागरिकों को जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय देने की जो लक्ष्य है उसको क्रियान्वित करने का मार्ग दिया गया है। यानी किस तरह से राज्य अपनी नीतियां बनाएगा ये चीज़ इसमें बताई गई है। इनके जो तत्व हैं उसकी प्रकृति के संबंध में संविधान की 37वीं धारा में कहा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, किंतु फिर भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो एक तरह से ये स्पष्ट कर दिया गया इसमें कि ये बाध्यता नहीं है, क्योंकि यदि राज्य इसके अनुसार कार्य नहीं करता तो उनके राज्य की नीतियों के विरुद्ध कोर्ट में या न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद भी ये माना गया है कि जब भी भारत सरकार कोई नियम बनाती है तो वो इन तत्वों को प्रयोग में लाएगी, ये उसका कर्तव्य है। इसकी परिभाषा हम देखें तो एलजी खेड़ेकर के अनुसार नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत वे आदर्श हैं जिनकी क्रियान्विति का प्रयास शासन को करना है। इसके अतिरिक्त अमर नंदी का कहना है नीति निदेशक तत्व ऐसे आदेश के रूप में है जो संविधान द्वारा राज्य को दिए गए हैं। नीति निदेशक तत्वों का जो स्वरूप है, जो हमने परिभाषा देखी या जो अभी तक हमने बात की, उसके आधार पर हमारे सामने 3 प्रमुख बातें आती हैं। पहली बात आती है नीति निदेशक तत्व वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी वाद योग्य नहीं है, इनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जाया जा सकता और इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है वो है नीति निदेशक तत्व शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। तीसरी बात आती है कानून बनाते समय नीति निदेशक तत्वों का ध्यान रखना होगा और इनका प्रयोग करना होगा, ये राज्य का कर्तव्य होगा। यहाँ राज्य से अभिप्राय उन सभी राजनीतिक सत्ताओं से है जो कानून बनाती हैं, जैसे केंद्रीय सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन सभी स्थानीय और अन्य अधिकारी, ये सब इसकी परिभाषा में आते हैं। मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व, हम मूल अधिकार पढ़ चुके हैं, नीति निदेशक तत्व की परिभाषा हमने देख ली और उसका स्वरूप देख लिया। इसके आधार पर हम देखते हैं कि दोनों में बहुत अंतर है। ये कहा जाता है कि मूल अधिकार यदि साध्य हैं तो नीति निदेशक तत्व साधन है। नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए है, मूल अधिकार नागरिक के लिए है। तो ये दोनों में क्या अंतर है इसको हम लोग देखेंगे।
पहला जो अंतर है वो है मूल अधिकार वाद योग्य है, यानी मूल अधिकार का हनन अगर सरकार के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा या संस्था के द्वारा किया जाता है तो उसके खिलाफ न्यायालय में जाया जाता है और न्यायालय उसको सुनिश्चित करता है, जबकि नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। यदि सरकार इन नीतियों के हिसाब से कानून नहीं बना रही है तो न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। दूसरी बात जो आती है वो है मूल अधिकार नागरिकों के लिए है, जबकि नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए कर्तव्य को निर्धारित करते हैं। हमने पढ़ा था कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के तहत नागरिकों को दिए गए हैं। नागरिक जो भी भारत के हैं वो उन्हें प्राप्त करेंगे अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, और यदि उनका हनन होता है तो वो न्यायालय में जाएंगे। लेकिन नीति निदेशक तत्व राज्य के कर्तव्य हैं, ये नागरिक से संबंधित नहीं है, लेकिन नागरिक के लिए नीति निर्धारण के लिए राज्य को निर्देशित करते हैं। तीसरा जो अंतर आता है दोनों में, मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व में, वो है मूल अधिकार निषेधात्मक है जबकि नीति निदेशक तत्व सकारात्मक है। एक तरह से जो मौलिक अधिकार है वो राज्य को कुछ काम नहीं करने का आदेश देते हैं, जिससे ये वो काम है जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता या अधिकार बाधित होते हो। लेकिन निदेशक तत्व राज्य को ये कहते हैं कि उसे क्या करना है। तो इस तरह से दोनों में मूलभूत अधिक अंतर भी आता है। एलन ग्लैडहिल के अनुसार मूल अधिकार कतिपय निषेधाज्ञाएं हैं और इनके द्वारा राज्य को कुछ कार्य करने से रोका जाता है। इसके विपरीत राज्य नीति के निदेशक तत्व सरकार को कुछ सकारात्मक आदेश है जिन्हें पूरा करना उसका कर्तव्य ठहराया गया है। अगली बात आती है इसमें, मूल अधिकार से राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होती है, जबकि नीति निदेशक तत्वों द्वारा आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था स्थापित की जाती है। इस तरह से जो मूल अधिकार है वो नागरिक के हैं, वाद योग्य है, निषेधाज्ञा की तरह से राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की स्थापना और व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। वहीं पर नीति निदेशक तत्व जो हैं वो राज्य के लिए है, वाद योग्य नहीं है, सकारात्मक निर्देश है और राज्य के कर्तव्य निर्धारित करते हैं और इसके माध्यम से राज्य कार्य करता है। तो इन दोनों में ये अंतर है। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं या दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मूल अधिकार और निदेशक तत्वों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। जैसा कि भूतपूर्व न्यायाधीश के सदानंद हेगड़े ने कहा था, सिद्धांततः एक ही संविधान के दो भागों में कोई असंगति नहीं हो सकती। राज्य नीति के निदेशक तत्वों को अपनाकर हमारे संविधान निर्माताओं ने कोई असंगति उत्पन्न नहीं की। उनका प्रयत्न वैयक्तिक अधिकार और सामाजिक कल्याण में समन्वय स्थापित करना था। तो एक तरह से दोनों में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की गई है। मूल अधिकार और निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। ऐसा विभिन्न जो विवाद सर्वोच्च न्यायालय के सामने आए थे उनमें भी इस तरह कहा गया था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भी यही माना है और अन्य जो विचारक हैं उन्होंने भी यही माना है कि इन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध है, चाहे दोनों में भेद है लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं। अब आते हैं हम नीति निदेशक तत्वों पर। नीति निदेशक जो तत्व है ये सामाजिक सुरक्षा से संबंधित भी है, आर्थिक सुरक्षा से संबंधित भी है, सामाजिक हित से संबंधित भी हैं और प्राचीन स्मारकों की रक्षा से संबंधित भी हैं। जो प्रमुख नीति निदेशक तत्व हैं उनको हम क्रम से देखेंगे। एक और बात हम यहाँ देख लेते हैं कि 42वें संवैधानिक संशोधन से आर्थिक सुरक्षा संबंधी दो निदेशक तत्व इसमें जोड़े गए थे। पहला था कि राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कानून व्यवस्था का संचालन समान अवसर तथा न्याय की प्राप्ति में सहायक हो और उचित व्यवस्थापन योजना या अन्य किसी प्रकार से समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा। तो ये
एक महत्वपूर्ण बात इसमें जोड़ी गई थी कि समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य करेगा। ऐसा इसलिए जिससे जो कमज़ोर वर्ग के या आर्थिक रूप से जो असमर्थ लोग हैं उन लोगों को न्याय प्राप्त हो सके, वो वंचित ना रहें। और दूसरी बात जो जोड़ी गई वो थी राज्य उचित व्यवस्थापन या अन्य प्रकार के औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कर्मचारियों के भागीदार बनाने के लिए कदम उठाएगा। यानी जो भी औद्योगिक संस्थान हैं उनमें उनके प्रबंध में कर्मचारियों को भागीदार बनाया जाएगा। तो इस तरह से ये दो बातें इसमें जोड़ी गई थी। अब देखते हैं नीति निदेशक तत्वों को। सबसे पहला है अनुच्छेद 36, सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा और बचाव। यानी प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक स्तर पर अपनी सुरक्षा करेगा, इसके लिए राज्य नीतियाँ बनाएगा। राज्य इस प्रकार से कार्य करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक रूप से सुरक्षित महसूस करे। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है किंतु इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, ये आर्थिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व है। अनुच्छेद 39 समान न्याय, सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, स्त्री तथा पुरुषों के लिए समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना और धन का समान वितरण करना। तो ये महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई। एक तरह से राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की इस तरह से व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके, संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीयकरण न हो। राज्य सभी के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा, स्त्री और पुरुषों के लिए। श्रमिक पुरुष और स्त्रियों के स्वास्थ्य और जो बच्चे हैं उनकी कोमल अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा, किसी प्रकार का शोषण नहीं होने देगा, बच्चों को स्वस्थ रूप में विकसित होने का अवसर दिया जाएगा। तो आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये नीति निदेशक तत्व इसमें दिए गए। अनुच्छेद 40 कहता है कि स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। एक तरह से ये जो निदेशक तत्व है ये स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने इसके स्वरूप के बारे में, इसके अर्थ और परिभाषाओं के बारे में और जो प्रारंभिक नीति निदेशक तत्व हैं उनमें से कुछ के बारे में हमने जानकारी लेने का प्रयास किया।